एक छोटे से गांव में, जहां हरी भरी खेतियां और नीली नदियां जीवन की रीढ़ थीं, दो बहनें पैदा हुईं। गांव का नाम था रामपुर, जो मध्य प्रदेश के एक कोने में बसा था। यहाँ के लोग सादगी से जीते थे, मौसम के साथ लड़ते थे और एक दूसरे का साथ निभाते थे। बहनों के पिता रामलाल एक साधारण किसान थे, जो सुबह से शाम तक खेतों में मेहनत करते। उनकी माँ सरला घर संभालती और बच्चों को नैतिकता की कहानियां सुनाती। बड़ी बहन का नाम था रीना। वह जन्म से ही शांत और मेहनती थी। बचपन में वह माँ की मदद करती, भाई बहनों के लिए रोटियां बनाती और स्कूल में हमेशा अव्वल आती। रीना की आंखों में एक गहराई थी, जैसे वह जीवन की हर चुनौती को पहले से जानती हो। छोटी बहन सीमा थी, जो रीना से 2 साल छोटी थी। सीमा सुंदर थी, उसकी आंखें चमकदार और बाल लंबे थे। वह चंचल थी, गांव की गलियों में दौड़ती, दोस्तों के साथ खेलती और सपने देखती कि एक दिन वह शहर जाकर बड़ी हो जाएगी। बचपन के दिन खुशहाल थे। दोनों बहनें साथ खेलती, नदी किनारे फूल चुनती और शाम को माँ की गोद में कहानियां सुनती। माँ अक्सर कहती, बेटियां, जीवन में घमंड कभी मत करना। जो ऊपर है वह नीचे आ सकता है, और जो नीचे है वह ऊपर। रीना इन बातों को दिल से मानती, लेकिन सीमा हंसकर टाल देती। माँ, मैं तो राजकुमारी बनूंगी, वह कहती। जैसे जैसे वे बड़ी हुईं, जीवन ने अपना रंग दिखाना शुरू किया। रामलाल की मौत एक बाढ़ में हो गई। जब वे खेतों से लौट रहे थे, परिवार टूट गया। सरला ने मजदूरी शुरू की और रीना ने स्कूल छोड़कर घर का बोझ संभाला। वह गांव के अमीर घरों में नौकरानी का काम करने लगी। सीमा, जो अभी छोटी थी, स्कूल जाती रही, लेकिन उसकी सुंदरता पर गांव वाले टिप्पणियां करते। यह लड़की तो शहर की योग्य है, वे कहते। रीना की शादी हो गई रमेश से, जो एक गरीब किसान था। रमेश मेहनती था, लेकिन भाग्य ने साथ नहीं दिया। उनके पास छोटा सा खेत था, जो सूखे में बंजर हो जाता। रीना और रमेश एक छोटी झोपड़ी में रहते, सुबह से शाम तक काम करते और रात को थककर सो जाते। रीना कभी शिकायत नहीं करती। वह कहती, भगवान ने जो दिया उसी में खुश रहना चाहिए। सीमा की शादी हुई राजेश से, जो शहर का व्यापारी था। राजेश का कारोबार बड़ा था। वह अनाज और कपड़ों का व्यापार करता था। शादी के बाद सीमा शहर चली गई। वहां की चकाचौंध ने उसे बदल दिया। वह महंगे कपड़े पहनने लगी, गहने पहनने लगी और गांव की सादगी को भूल गई। जब वह गांव आती तो रीना को देखकर नाक सिकोड़ती। दीदी, तुम अभी भी वैसी ही हो। ये गंदे कपड़े, ये काले हाथ। मैं तो अब अमीरों के साथ रहती हूँ। रीना मुस्कुराती और कहती, सीमा, खुशी पैसे में नहीं, दिल में है। लेकिन सीमा हंसती और कहती, दीदी, तुम्हारी ये फिलॉसफी गरीबों के लिए है। धीरे धीरे सीमा का घमंड बढ़ता गया। वह रीना को नीचा दिखाने लगी, जैसे वह उसकी बहन नहीं, कोई दूर की रिश्तेदार हो। गांव के लोग इस बदलाव को देखते और अफसोस करते। सीमा पहले कितनी प्यारी थी, अब घमंडी हो गई, वे कहते। लेकिन रीना कभी कुछ नहीं कहती। वह अपनी बहन से प्यार करती थी और उम्मीद करती कि एक दिन सीमा समझ जाएगी। यहाँ तक कि कहानी में हम देखते हैं कि कैसे बचपन की मासूमियत जीवन की कठिनाइयों में बदल जाती है। रीना की मेहनत और सीमा का घमंड कहानी की नींव रखते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, जहां जीवन की परीक्षाएं शुरू होती हैं। एक साल सूखा पड़ा। रामपुर गांव की नदियां सूख गईं, खेत बंजर हो गए। रमेश की फसल बर्बाद हो गई। वह मजदूरी करने लगा, लेकिन काम कम था। रीना के हाथों में छाले पड़ गए, क्योंकि वह ज्यादा घरों में काम करने लगी। एक दिन रमेश बीमार पड़ गया। बुखार इतना तेज था कि वह बिस्तर से उठ नहीं पाता। डॉक्टर ने कहा, इलाज के लिए पैसे चाहिए, दवा महंगी है। रीना ने अपनी सारी बचत निकाल ली। छोटी सी गुल्लक में जमा किए पैसे, कुछ गहने जो माँ ने दिए थे, लेकिन पैसे कम पड़ गए। वह रात रात भर जागती, रमेश की सेवा करती और दिन में काम करती। गांव वाले मदद करते, लेकिन सबके पास सीमित साधन थे। एक दिन रीना ने फैसला किया कि वह सीमा से मदद मांगेगी। सीमा शहर में रहती थी, लेकिन कभी कभी गांव आती थी। रीना पैदल शहर गई, जो गांव से 10 किलोमीटर दूर था। सीमा का घर बड़ा था, मार्बल का फर्श, एयर कंडीशनर।
और नौकर। रीना गेट पर खड़ी हुई। उसके कपड़े धूल से सने थे। नौकर ने कहा, मालकिन घर पर हैं लेकिन व्यस्त हैं। सीमा बाहर आई, महंगे साड़ी में। वह रीना को देखकर चौंकी, फिर नाक से कौड़ी। दीदी, तुम यहाँ? क्या बात है? रीना ने आंसू रोकते हुए कहा, सीमा, रमेश बीमार है, पैसे की जरूरत है, थोड़े उधार दे दो, मैं लौटा दूंगी। सीमा ने हंसकर कहा, दीदी, तुम हमेशा ऐसे ही आ जाती हो। राजेश ने सारे पैसे जमीन खरीदने में लगा दिए, और वैसे भी मैं हर गरीब रिश्तेदार की मदद नहीं कर सकती। तुम्हें मेहनत करनी चाहिए। रीना के दिल पर चोट लगी। वह रोते हुए लौट आई। रास्ते में वह सोचती रही, क्या यही मेरी बहन है? बचपन में हम साथ सोती थीं, अब वह मुझे गरीब कहती है। घर पहुंचकर वह रमेश से कुछ नहीं कहा, बस काम में लग गई। उधर सीमा ने राजेश से बात की। मेरी बहन आई थी पैसे मांगने, मैंने मना कर दिया। गरीब लोग हमेशा बोझ बनते हैं। राजेश ने कहा, ठीक किया, हमारा कारोबार बढ़ा रहेगा तो और अमीर बनेंगे। लेकिन जीवन का चक्र घूमता है। रीना की मेहनत रंग लाई। वह गांव के मंदिर में जाती, प्रार्थना करती। एक दिन काम पर जाते हुए वह एक बूढ़े साधु से मिली। साधु भूखे थे, उनका चेहरा चमकदार था। रीना ने उन्हें अपने घर बुलाया। भले ही घर में कुछ न हो, वह सत्तू और गुड़ देती। साधु खुश हुए और बोले, बेटी, तेरी नेकी का फल मिलेगा, यह घड़ा ले, इसमें तेरी मेहनत का फल होगा। घड़े से सोने के सिक्के निकले। रीना और रमेश स्तब्ध रह गए। रीना ने कहा, यह चमत्कार है, लेकिन हम इसे बुद्धिमानी से इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने कारोबार शुरू किया। गर्मी में छाछ, नींबू पानी बेचना। उनका स्टॉल गांव के बाजार में लगा। लोग उनकी ईमानदारी और स्वाद की तारीफ करते। धीरे धीरे वे अमीर होने लगे। सीमा को खबर मिली। वह जल भुन गई। रीना अमीर कैसे हो गई? जरूर कोई चोरी की है। वह गांव आई और रीना से मिली। रीना ने खुशी से गले लगाया, लेकिन सीमा ने पूछा, दीदी, ये सब कैसे? रीना ने साधु की कहानी बताई। सीमा के मन में लालच आया। वह सोचने लगी, घड़ा मेरे पास होना चाहिए। इस अध्याय में हम देखते हैं कि गरीबी कैसे चरित्र की परीक्षा लेती है और घमंड कैसे रिश्तों को तोड़ता है। अब कहानी में ट्विस्ट आता है, जहां सीमा का घमंड चरम पर पहुंचता है। सीमा का मन शांत नहीं था। वह रात दिन सोचती कि घड़ा कैसे हासिल करे। राजेश से कहा, तुम गांव जाओ, रीना के घर देखो। लेकिन राजेश व्यस्त था। आखिर सीमा खुद योजना बनाई। वह रात को रीना के घर गई जब सब सो रहे थे। घर अब बड़ा था, लेकिन रीना की सादगी वैसी ही थी। सीमा चुपके से अंदर घुसी। घड़ा कोने में रखा था। जैसे ही उसने छुआ, घड़ा उड़कर दीवार से टकराया। एक गंभीर आवाज गूंजी, घमंडी स्त्री, तेरी लालच तुझे नष्ट कर देगी। सच्ची धन मेहनत से आता है। नेकी से। सीमा डरकर भाग गई। सुबह रीना को पता चला। वह उदास हुई, लेकिन सीमा से कुछ नहीं कहा। उधर सीमा और जल गई। रीना का कारोबार क्यों चल रहा है? मैं इसे बर्बाद कर दूंगी। उसने अपने नौकर रामलाल को बुलाया और कहा, गांव जाओ, अफवाह फैलाओ कि रीना की छाछ में गंदा पानी है। लोगों को पैसे दो, वे शिकायत करें। रामलाल ने वैसा ही किया। अगले दिन कुछ लोग रीना के स्टॉल पर आए, छाछ पी और चिल्लाए, यह तो खराब है, गंदा पानी मिलाया है। अफवाह फैल गई। ग्राहक कम हो गए। रीना रोई, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। वह घर घर गई, मुफ्त सैंपल दिए और कहा, आप खुद आजमाएं, हम ईमानदार हैं। लोगों ने आजमाया और समझ गए कि अफवाह झूठी है। उन्होंने देखा कि अफवाह फैलाने वाले सीमा के घर से पैसे लेकर आए थे। गांव वालों ने सीमा का बहिष्कार किया। घमंडी बहन अपनी बहन को बर्बाद करने की कोशिश की, वे कहा। सीमा का घमंड टूटने लगा। राजेश का कारोबार डूबने लगा, क्योंकि उसने लालच में गलत निवेश किया। वे गरीब हो गए। सीमा अब रीना की तरह मजदूरी करने लगी। एक दिन वह रीना के घर गई, रोते हुए, दीदी, मुझे माफ कर दो, मेरा घमंड मुझे ले डूबा। रीना ने गले लगाया और कहा, बहन, जीवन सिखाता है, साथ रहो। सीमा ने सीखा कि नेकी का फल हमेशा मीठा होता है।
रीना और सीमा अब साथ रहने लगी। रीना ने सीमा को कारोबार में हिस्सा दिया। वे साथ मिलकर छाछ, दही और अन्य उत्पाद बेचने लगी। गांव वालों ने उनकी एकता की तारीफ की। देखो, बहनें कैसे साथ हैं, वे कहते। लेकिन जीवन में चुनौतियां खत्म नहीं हुईं। एक साल बाढ़ आई, गांव डूब गया। रीना का घर बच गया, लेकिन कई लोग बेघर हो गए। रीना और सीमा ने मदद की, खाना बांटा, कपड़े दिए। सीमा, जो पहले घमंडी थी, अब लोगों की सेवा करती। दीदी, तुमने मुझे सिखाया कि नेकी क्या है, वह कहती। साधु बाबा फिर आए। उन्होंने कहा, बेटियों, तुम्हारी नेकी ने तुम्हें बचाया। घड़ा अब खाली है, लेकिन तुम्हारा दिल भरा है। बहनें खुश रहीं।